हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो। आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे फॉर योर मिड सेम एग्जामिनेशन। एंड आपके अप्लाइड फिजिक्स 1 में यूनिट 1 यूनिट 2 आने वाला है, राइट। एंड तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके जाने हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके मतलब सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में जाके देखने को मिलेगा। एंड अगर आप ये वीडियो करके जा रहे हो, समझ के जा रहे हो एटलीस्ट, तो आई विल से कि डेफिनेटली आप जाके एग्जाम में मतलब सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हो, है ना। स्टे ट्यून्ड, अच्छे से वीडियो देख लो, अच्छे से क्वेश्चन समझ लो कि इस पैटर्न के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। एग्जैक्ट क्या क्या फॉर्मूला यूज होंगे वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही होंगी कि एटलीस्ट ये करके चले जाओ, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लगा के चले जाओ एंड यू विल बी डन। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हों। ओके, सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे आपके सवाल आ रहे होंगे आपके मिड सेम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 रिलेटिवली एक छोटा टॉपिक है ना। ऑल्सो इसके बारे में आप ट्वेल्थ में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे होते हो, है ना। 12th 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है अबाउट थर्मोडाइनमिक्स, राइट। सो इट इज अ रिलेटिवली इजी चैप्टर बिकॉज थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है आपको पहले से। ऑल्सो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो लॉज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जीरोथ लॉ पूछ लेते हैं ना, फिर आपके जो लिमिटेशंस है सेकंड लॉ के, है ना, वो पूछ लिया जाता है। फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन या सेकंड लॉ के क्या लिमिटेशंस थे वो पूछ लिए जाते हैं थियरी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो आपको करके जाना है। उसके बाद आपका कॉन्टिनम मॉडल का थियरी है वो पूछ लिया जाता है कि कॉन्टिनम मॉडल क्या है क्या नहीं, तो उसको आपको अच्छे से करके जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, है ना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके मेडिसिन में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होता है कार्नोट साइकिल को लेके क्वेश्चंस, है ना। तो इसको लेके आपका न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं कार्नोट साइकिल को लेके। तो बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपके एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको करने हैं। उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं स्टेट इक्विलिब्रियम है वो इम्पोर्टेंट है ना, उसको लेके आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। फिर आपकी जो वर्क है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके लिए जो वर्क है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछ लिया जाता है। हर टाइप का आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। वर्क को लेके भी पूछ लिया जाता है कि मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स है उनका वर्क क्या है उसका प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या है ना। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, है ना। मतलब देखो ये वाला एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी भी है और मतलब 3-4 सवाल कभी कभी आपके न्यूमेरिकल से भी आ जाता है जो ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो वो भी हम देख लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हो मैंने कुछ क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं जिनसे आपके सवाल पूछे जाते हैं, है ना। एक तो सबसे पहले आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पूछ लेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। ऐसे सवाल आ चुके हैं आपके एग्जाम में ऑलरेडी, है ना। फिर जीरोथ लो, है ना। देखो ये सब थ्योरी क्वेश्चन से अल्टीमेटली आपको पढ़ के जाना है। इस वीडियो से आपको एक क्लियर पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। एटलीस्ट अगर आपने कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट ये पढ़ के चले जाओ अच्छे से। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, आप आराम से जाके एग्जाम में लिख सकते हो। सीधे सीधे यही सवाल उठ के आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है ना। फिर मैंने जैसे बोला कॉन्टिनम अप्रोच को लेके आ जाएगा, है ना। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी आप अच्छे से कर लेना। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होता है, देखो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, पर फिर भी अगर एक बार अच्छे से रीड आउट कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है, अच्छे से इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना है। फिर आपका इंटेंसिव एक्सटेंसिव वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है ना। तो
एक डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स में, दूसरा डिपेंड नहीं करता है, तो वो अच्छे से करके जाना है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो देख के जाना है। ठीक, इसके बाद आपको तीनों लॉस, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ अच्छे से देख के जाना है, इनके स्टेटमेंट्स अच्छे से देख के जाने हैं। और अगर जीरोथ लॉ का जो आपका क्वेश्चन आया तो आप एक काम करना, ये जो डायग्राम होता है ना कि अगर ए बी का हुआ फिर बी सी का हुआ देन ए सी का होगा, तो उसका भी आप अच्छे से एक काम करना, अच्छे से एक डायग्राम भी ड्रॉ करके आ जाना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको करके जाना है, इजी है यार, टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना, इट्स इजी। ओके, इसके बाद आपके लिमिटेशंस मैंने बता दिया, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है थर्मोडायनामिक्स में, एडियाबैटिक, फिर आपका कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, ये सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं, अच्छे से आपको इनको पढ़ के जाना है। ठीक है, सारे सारे प्रोसेसेस साथ में, सारे प्रोसेसेस के वर्क, है ना, वर्क का क्या फॉर्मूला है वो अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका कार्नोट साइकिल हो गया है ना, कार्नोट साइकिल और एफिशिएंसी डेविएशन को लेके न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछा गया है, पूछा जा सकता है। फिर आपका एंट्रोपी चेंज को लेके क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया है एंट्रोपी चेंज को लेके, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला में सारे जो पैरामीटर्स है उसको उसका वैल्यू बिठाना है एंड देन यू विल गेट योर आंसर। एंट्रोपी डेफिनेशन आ सकता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेके काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आपको करना है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये तो काफी कॉमन है, काफी बार पूछा गया है, शो दैट द एंट्रोपी चेंज इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी आपको करके जाने हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए है ना, वर्क डन को लेके क्वेश्चन आ गए, ये भी एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो कि देखा गया है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। वर्क डन फॉर एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अ परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस एक्सपांडेड अंटिल वॉल्यूम डबल्स। देखो जो जो न्यूमेरिकल्स है उनको मैं एक बार समझाते हुए जाऊंगी, डेफिनेटली थियरी देखो अल्टीमेटली आपको ही पढ़ना है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं अभी समझाऊंगी जो आपको करना है। इसके साथ साथ मैं अभी एक चीज और बता देती हूँ आपको, देखो ये जो यहाँ पे मैंने एक आकाश से एक पेज यहाँ पे मैंने डाला है, देखो ध्यान से अगर आप, तो यहाँ पे आपका ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये कुछ फॉर्मूला है, जैसे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट लॉ का जनरल फॉर्म है Q इक्वल टू U प्लस W, ठीक है, ये हो गया एक। कार्नोट साइकिल का जो आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया है ना, एफिशिएंसी डेरिवेशन का, वर्क आउटपुट बाय हीट एब्जॉर्ब, है ना, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, आपका 1 - T1/TH, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एंट्रोपी का एक फॉर्मूला हो गया DS इक्वल टू DQ/dt, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इस चैप्टर के लिए पता होना चाहिए, जिससे आपके सवाल बनेंगे। अब फॉर्मूला पता हो जाता है लोगों को, सवाल भी पता हो जाता है, बट ये पता नहीं होता कि फॉर्मूला मतलब कैसा टाइप के सवाल आएंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने कुछ सवाल भी यहाँ पे लिया है जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका बेस्ड है ऑन कार्नोट साइकिल, है ना, उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है एफिशिएंसी के ऊपर। तो क्वेश्चन एक देखते हैं सबसे पहले, एन इंजीनियर क्लेम्स हिज इंजन टू डेवलप 5 हॉर्स पावर, है ना, सबसे पहले तो नोट डाउन कर लो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, जैसे बोल दिया हमको कि जो डेवलप्ड हीट है ना, वो कितना आ रहा है, वो 5 हॉर्स पावर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। दूसरा हमको बोल रहा है कि जो इंजन है दैट कंज्यूम्स 0.44 kg ऑफ फ्यूल पर आवर, और कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। दो टेम्परेचर चाहिए होता है हमारे कार्नोट साइकिल के लिए, एक टेम्परेचर मैक्सिमम वाला दिया हुआ है 1400 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम दिया हुआ है 350 डिग्री सेल्सियस। अब वो बोल रहा है कि फाइंड वेदर द इंजीनियर इज जस्टिफाइड इन द क्लेम, मतलब हमको सबसे पहले तो टेम्परेचर की बेसिस पे एक एफिशिएंसी निकालना है, देखना है कितना आ रहा है, और जो हमारा हीट वाला दिया हुआ है यहाँ पे उसके बेसिस पे एफिशिएंसी निकालना है, और फिर चेक करना है कि भाई दोनों एफिशिएंसी सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ रहा है मतलब इंजीनियर ने बिल्कुल सही क्लेम किया है।
कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे फॉर्मूला में जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है टेम्परेचर वाला, उसमें जाएंगे हम। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है T1 और T2 का, उसका फॉर्मूला होता है हमारा ईटा इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1। T1 कितना होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, T1 हो जाएगा हमारा 1400 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस गिवन है तो हमको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने प्लस 273 किया। एंड T2 को भी हमने रिमेंबर, जब भी हमको यहाँ पे टेम्परेचर डालना होता है तो हमको हमेशा केल्विन में डालना होता है, वरना ये गलत हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने यहाँ से ईटा निकाल लिया। ठीक है, बस इसको ही डाल दिया फॉर्मूला में एंड हमारा ईटा निकल गया कुछ 62.8%। ठीक, ये हमारा पहला एफिशिएंसी आ गया। अब जो इंजीनियर ने डेवलप किया था एफिशिएंसी, वो कितना है देखते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग Q से निकालते हैं, बिकॉज हीट के बारे में हमको कुछ दिया गया है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2 बाई Q1। अब हमको ये वैल्यूज चाहिए Q1 और Q2। Q1 क्या हो जाएगा, जो इनपुट हीट है ना, हीट कंज्यूम्ड इन 1 आवर, वो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना है, 10,000 किलो कैलोरी पर केजी, है ना। तो भाई 1 किलोग्राम के लिए जितना हीट चाहिए हो रहा है वो कितना है, 10,000 किलो कैलोरी, करेक्ट। तो 0.44 केजी के लिए कितना हीट चाहिए होगा, मैंने क्या बोला, 1 किलोग्राम के लिए जो हीट चाहिए हो रहा है वो है 10,000 किलो कैलोरी। तो 0.44 केजी के लिए कितना चाहिए होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं ना कि भाई 1 केजी के लिए हमको कितना चाहिए हो रहा है, 10,000 किलो कैलोरी। तो फिर 0.44 केजी के लिए कितना हीट चाहिए होगा, टोटल 10,000 इंटू 0.44 किलो कैलोरी, है ना, इतना चाहिए होगा। तो इससे हमारा जो हीट इनपुट है वो निकल गया 4400 किलो कैलोरी। क्लियर है, हीट इनपुट निकल गया। अभी हमको हीट आउटपुट निकालना है। जो डेवलप्ड पावर है वो कितना गिवन है, 5 हॉर्स पावर। ठीक, अब बस हमको यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन करना है। कैसे हुआ है यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन, ध्यान से देखो। जो हमारा 1 हॉर्स पावर है दैट इज इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक, ये होता है हमारा यूनिट कन्वर्शन। ठीक, तो हमने क्या किया, 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 746 में। अब मेरा जो हो गया ये वाट में हो गया। ठीक, अब हमको वाट से जाना है पहले जूल में। ठीक है, तो हमको पता है 1 वाट इज इक्वल्स टू 3600 जूल्स। ठीक, अब क्या हुआ मेरा, वाट से अभी मैं जा रही हूँ किसमें, जूल में जा रही हूँ, है ना। तो मेरा क्या होगा, ध्यान से देखो, अब वाट से मैं जा रही हूँ जूल में। तो मेरा अभी जैसे ही मैंने 3600 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा मेरा आ गया जूल्स में। क्या किस में आ गया, जूल्स में। अब मेरे को तो चाहिए कैलोरी में, इनफैक्ट मेरे को किलो कैलोरी में चाहिए। ये देखो, किलो कैलोरी में चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है, हमको पता है 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स, करेक्ट। तो इसको मैं 4.12, इनफैक्ट 4.2 सीधे लिख सकती हूँ ना, इसको मैं सीधे 4.2 जूल्स लिख सकती हूँ। ठीक है, फॉर इजी कैलकुलेशन। अब 1 जूल कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरे को जूल से कैलोरी में जाना है, तो 1 जूल कितना हो जाएगा, अगर 1 कैलोरी, सॉरी इसको ही उल्टा करके लिखते हैं, है ना। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल है। तो इसको अगर हम लोग उल्टा करके लिख रहे हैं, मतलब मेरा 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, राइट। तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 बाई 4.2 कैलोरी, करेक्ट। अब हमको तो जाना है किलो कैलोरी में, है ना। तो किलो कैलोरी के लिए कितना क्या करना पड़ेगा, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तब जाके ये किलो कैलोरी में आ गया। ये किलो क्या है, 1000 है, 1000 है ना। समझ में आ रहा है ना। हमको पता है कि भाई जो हमारा 1000 कैलोरी है दैट इज इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी, है ना। तो 1 कैलोरी कितना हो जाएगा, 1 बाई 1000 किलो कैलोरी, करेक्ट। तो बस किलो कैलोरी में जाने के लिए नीचे 1 बाई 1000 से हमने कर दिया, है ना। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। वेरी इजी है, पर फिर भी मैंने बोल दिया। तो अब यहां से मेरा कितना आ गया, यहां से मेरा आ गया 1/4200 किलो कैलोरी। बस इससे मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है ना, ताकि ये पूरा जूल आ जाए। तो देखो यहाँ पे यही किया गया है, 1/4200 से मल्टीप्लाई
जिसको हम कह सकते हैं कि 4200 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1/4200 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4200 नीचे आ गया मेरा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही ये आ गया, ये तो कन्वर्शन आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कन्वर्शन कैसे किया गया है ना। बस यहाँ पे मैनिपुलेशन है यूनिट्स का और कुछ नहीं। अब ये पूरा मेरा किलो कैलोरी में आ गया, ठीक। अच्छा, तो यहाँ से अभी बस मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ईटा के लिए मेरे को क्या, क्योंकि ये एफिशिएंसी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने कर दिया, तो मेरा आ गया 72.66। अब देखो, since the efficiency of the engine is more than the maximum possible efficiency of Carnot cycle, hence the claim is not justified। देखो, इसमें 72 आया, इसमें 62 आया, है ना। तो इसका मतलब मेरा जो इंजीनियर का क्लेम है वो गलत, ठीक। तो ऐसे करके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम निकालते हैं ना। देखो, कार्नोट साइकिल का इससे भी इजी क्वेश्चंस आता है, पर मैंने एक उठा लिया है ताकि अगर ये समझ में आ गया आपको तो आप इजी क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे। बस इस फॉर्मूला के आपको सीधे भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर दे दिया, सीधे बोल दिया भाई एफिशिएंसी निकाल के दिखा दो। सिंपल, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना। बस जो हमारा एक चीज याद रखना है, बस जो टेम्परेचर है उनको क्या करना है, केल्विन में पुट करना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। अब जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपके एंट्रोपी पे बेस्ड है ना। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है, इसमें जो हमारा हीट है, हीट का फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा। ये क्या होता है मेरा, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है ना। जिसमें ये क्या होता है, मेरा मास होता है, ठीक। ये होता है मेरा कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। उस स्टेट में, जिस स्टेट में पूछा गया है, जैसे मान लो आइस में अगर वाटर का मास दिया हुआ है तो इसमें आप आइस का आइस वाले स्टेट का कैलोरीफिक वैल्यू लोगे, है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस लोगे। ये यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक। अच्छा, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको गिवन है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ, मतलब एक कटोरी में मेरा कितना है, 50 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरी कटोरी में मेरा क्या है, 50 ग्राम ही है, 50 ग्राम ऑफ वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस। और इनको मैंने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया, ठीक। जैसे ही मैं मिक्स करूंगी तो मेरा एक अभी कोई एक टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर जो 0 से तो ज्यादा ही होगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा, 80 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। एक कोई भी एक फाइनल टेम्परेचर आके अभी रुकेगा, मतलब मेरा टेम्परेचर, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि भाई रिजल्ट इन इंक्रीज इन एंट्रोपी निकालो। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया m1, पहला वाला मास कितना है 50, दूसरा वाला मास भी मेरा इक्वल है तो दूसरा वाला मास भी मेरा 50 है। पहला वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जिसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, इंपॉर्टेंट, 273 हो गया, और दूसरा वाला मेरा हो गया 353 केल्विन, दोनों मैंने लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद मेरा फाइनल टेम्परेचर को मैंने मान लिया T। अब एक और फॉर्मूला जो यहाँ पे मेनली यूज होता है, ये तो पहला वाला हो गया, और दूसरा वाला जो यूज होता है कि भाई जितना हीट लॉस हुआ है इतना हीट गेन होगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो होता है वही होता है, जितना हीट लॉस हुआ है उतना हीट क्या होगा, गेन होगा। बस वही लिखना है हमको, है ना। एम सी इंटू डेल्टा टी, जितना मेरा हीट लॉस हुआ है, इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, जितना मेरा हीट गेन हुआ है। इसमें डिफरेंस हमारे इस डेल टी में है। मतलब क्या है मैं समझा रही हूँ, देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हाँ सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला वाला लिखना है ना, m1, m1 कितना है 50, c कितना हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होगा, अच्छा 1 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में वाटर है, दोनों में वाटर लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, हमारा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कुछ T होगा, है ना। वो क्या होगा, वो भाई 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 से तो ज्यादा ही होगा, बढ़ेगा ही टेम्परेचर अगर मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले T को रखा, फिर -273 किया। अब यहाँ पे कितना टेम्परेचर है 80, मतलब 353 तक तो नहीं जाएगा, इससे कम ही होगा, इसलिए पहले यहाँ पे 353 आया, माइनस मेरा टेम्परेचर T, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है यहाँ पे सिंपली, बस। अब यहाँ से 50 से 50 तो मेरा चला गया, फिर उसके बाद यहाँ से मेरा T आ गया 313 केल्विन, 313 केल्विन, ठीक है। अब जैसे ही मेरे को पहला टास्क क्या था, मेरा पहला टास्क था मुझे बस यहाँ पे क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना। ये केल्विन में होना चाहिए, दिमाग में रखना है। और मेरा जो फाइनल टास्क है, मेरा टेम्परेचर निकालना, वो टेम्परेचर निकल गया, ठीक। अब इस टेम्परेचर की मदद से मेरे को क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी। अब अगर ये वाला जगह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो
हमारा जो चेंज इन एंट्रोपी है, ये देखो ds इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना, इसमें अगर मैं ds को ऐसे इंटीग्रेट कर लूँ दोनों तरफ तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये मेरा s हो गया है ना, एंड यहाँ पे मेरा क्या हो गया, q कितना है, एम सी इंटू टी है, राइट। तो बस यहाँ से मेरा m और c बाहर आ गया, ये डी टी बाई टी हो गया है ना। अब डी टी बाई टी को अगर वो करते हैं ना तो वो आता है एल एन टी टू बाई टी वन। यहां से मेरा ये वाला पार्ट आता है जो यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, एम सी इंटू टी वन से टी, जो टी मेरा जो फाइनल टेम्परेचर है वहां तक, और मेरे को इंटीग्रेट क्या करना है, डी टी बाई टी, है ना। तो डी टी बाई टी, वन बाई टी का हमको पता है ना इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन होता है ना। तो बस यहाँ पे मैंने एल एन टी टू बाई टी वन, फिर लिमिट्स पुट किया, एल एन टी होता है, फिर उसके बाद लिमिट्स पुट किया, फाइनल लिमिट क्या है टी, और लोअर लिमिट क्या है टी वन, ठीक है। टी मेरा अभी निकला ना 313, और जो लोअर लिमिट है टी वन कितना था 273। बस इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरा 6.837 कैलोरी पर केल्विन आ गया, ठीक। अब इसके बाद सिमिलरली चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम, अब दूसरे टेम्परेचर के लिए देखूंगी, इसमें मैंने क्या देखा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 313 से 273 तक, है ना, और यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 353 से 313 तक, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जब 273 से 313 तक इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 353 केल्विन से 313 तक ड्रॉप कर रहा है, उसके लिए मैंने एंट्रोपी निकाल लिया अलग से। यहाँ पे मेरा एंट्रोपी कितना आ गया, आ गया, हाँ, ये आ गया मेरा यहाँ का लॉस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। वो आ गया मेरा गेन इन एंट्रोपी, वो आ गया मेरा लॉस ऑफ एंट्रोपी, ठीक। अब टोटल गेन इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, बस दोनों का डिफरेंस ले लो, ये आ जाएगा आपका टोटल रिजल्टेंट ऑफ एंट्रोपी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इन अ स्पेसिफिक हीट एक्सपेरिमेंट 200 ग्राम ऑफ लेड, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखो 200 ग्राम ऑफ लेड, ये मेरा M1 हो गया, राइट, ये मेरा T1 हो गया पहला वाला टेम्परेचर, फिर ये मेरा M2 हो गया, और ये मेरा T2 हो गया, है ना। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से फिर मैं हीट निकालूंगी, फिर हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करूंगी, वहां से फाइनल टेम्परेचर निकालूंगी, बस। और क्या, हीट लॉस निकाल लिया, हीट गेन निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, वहां से मेरा फाइनल टेम्परेचर मैंने टी मान लिया था, फाइनल टेम्परेचर मेरा आ गया, बिल्कुल लास्ट वाली की तरह, ठीक। अब इसके बाद मैंने मान लिया कि दिस इज द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट टेम्परेचर T1 एंड दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर T2। अब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, दोनों का एंट्रोपी, पहले T1 का फिर T2 का, दोनों का फिर डिफरेंस, है ना। यही किया यहाँ पे, इसका और इसका, ये कहाँ का है, ये T1 का है, ये कहाँ का है, T2 का है ना। ये दोनों टेम्परेचर पे एंट्रोपी निकाला और उनका डिफरेंस कर लिया, तो मेरा चेंज इन एंट्रोपी आ गया, ठीक। यही कर रहा है यहाँ पे एम सी डी टी बाई टी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला दिखाया था, है ना। फिर ये लॉग आ जाएगा यहाँ पे T2 बाई T1, ठीक। अब बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला में चीजें डालनी है। m कितना है, m का वैल्यू, m1 का वैल्यू डालना है, 5 के लिए आपका m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना है, 200 ग्राम है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे M2 डालना है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है, लॉग डालना है, ये कैलकुलेटर से आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद डेल फाई क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, बस आपका क्या आ गया, आपका एंट्रोपी आ गया, है ना। बस एंट्रोपी रिलेटेड क्वेश्चंस यही आता है। इसके लिए आपको क्या जानना है, एक तो ये जानना है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन आपको करना होता है, वहां से आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना होता है। फिर ये जो ds इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जिसका एक और मतलब वो होता है कि एंट्रोपी इज इक्वल टू एम सी एल एन T2 बाई T1 होता है, वैसा करके आपको निकालना है। पहला तो हायर टेम्परेचर के लिए, लोअर टेम्परेचर के लिए, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना है। सिंपल एज दैट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं फ्रॉम दिस यूनिट। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट 2। अब यूनिट 2 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो आएगा तो इनमें से ही आएगा, एकदम बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेपर ही आता है AP1 का, उतना टफ नहीं आता, तो एकदम भी चिंता लेने की बात नहीं है ना। अब यूनिट 2 में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए वो क्या क्या हो गए, देखो
वो तो एक तो आपके हो गए मैक्सवेल के इक्वेशंस है ना, वो एक लाइक जो बिग क्वेश्चन होते हैं 5 मार्कर 6 मार्कर, उसमें आ जाता है आपके मैक्सवेल की इक्वेशंस को डिराइव करना, तो वो तो आपको करके जाने हैं। ऑल्सो इनका डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म है ना, उसका मैं एक छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप का, चार्ट टाइप का बना के भी दे दूंगी फॉर क्विक रिविजन। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये आपको अच्छे से सबका करके जाना है ना। इसके बाद थर्ड और फोर्थ का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है, बाकी डेरिवेशन भी थर्ड और फोर्थ का, थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया पॉइंटिंग, पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका थ्योरम प्रूफ भी आ जाता है और कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। इसके बाद आपका एसएचएम है ना, कि एसएचएम को डिफाइन करो, फिर उसका एग्जाम्पल दो, है ना। एसएचएम का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आपके छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं, है ना, टाइम पीरियड वगैरह को लेके, वेलोसिटी को लेके, एक्सीलरेशन को लेके, राइट। अच्छा, इसके बाद आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ना, उसको लेके भी कभी कभी क्वेश्चन आ चुका है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद आपका जो ईएम वेव है ना, उसकी जो स्पीड वगैरह है, ईएम वेव की इक्वेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे भी आपके सवाल आ जाते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जहां से आपके आंसर्स आते हैं, और साथ में ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं यहाँ पे खुद सॉल्व करके आपको समझा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आपका आ जाता है एसएचएम को लेके, है ना, तो एसएचएम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, एनर्जी का हो गया आपका, ठीक है, जैसे वेलोसिटी का हो गया, है ना, ये सब को आप ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, सारा फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, वो सारा आपको यहाँ से करके जाना है। टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन जो एसएचएम का इक्वेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। आपको एक जगह में देखो सब कुछ मिल जा रहा है, बस आप ये पढ़ के चले जाओ एंड यू विल बी गुड टू गो। ये सारा फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एसएचएम को डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाएगा, एसएचएम के ये वेरिएबल्स के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा, या तो आपको क्वेश्चन दे देगा, कोई भी एक पैरामीटर आपको बोल देगा, दूसरा पैरामीटर निकाल लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया आपका एसएचएम के बेसिक्स को लेके। फिर उसके बाद एग्जांपल ऑफ एसएचएम पूछ लेते हैं कभी कभी, सिंपल पेंडुलम हो गया, कंपाउंड पेंडुलम हो गया, इनके टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछ सकते हैं, है ना। इसके बाद इनका लाइक हाँ, टाइम पीरियड ही तो मतलब मोस्टली पूछते हैं, ये तो इतना आता नहीं, पर फिर भी आपको ये फॉर्मूलाज आनी चाहिए। कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, ठीक। इसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशन सारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ना, यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ जो आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। एक सेकंड। एक छोटा सा टेबल बना के दे देती हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको, क्योंकि ये बहुत ना कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा इक्वेशन मतलब कौन से फॉर्म में है, एंड ऑल्सो कौन सा फर्स्ट है, कौन सा मतलब सेकंड है, कौन सा थर्ड है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक साथ में मैं एक टेबल बना के दे देती हूँ। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वो ये वाला है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जो है आपका वो डिफरेंशियल फॉर्म में ये आता है। इसके बाद आपका आ गया ये फैराडे वाला आ गया, है ना। इसके बाद आपका आ गया मैं नीचे लिख दे रही हूँ, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल, ठीक, ये वाला आ गया आपका। फिर उसके बाद आपका जो इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म में क्या आता है देखो, सेम चीज अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखते हैं हम, 1/एप्सिलॉन नॉट। दूसरे वाले का लिखते हैं
तो भी इनफैक्ट थोड़ा छोटा कर देती हूँ, है ना। जो तीसरा वाला है अपन, ये कहाँ का एरो आ गया पता नहीं। जो भी है, आई थिंक यहाँ का आया है। इसके बाद तीसरे वाला जो लॉ है उसका इंटीग्रल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, नहीं ये तो मैंने फोर्थ लिख लिया गलती से। फोर्थ वाला होता है आपका, ये वाला हो गया आपका लास्ट वाला, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म जो होता है, इंटीग्रल फॉर्म, ये दोनों आपको आना चाहिए। ऑल्सो इनके डेरिवेशंस भी आने चाहिए, ये पूछे जाते हैं आपके बिग क्वेश्चंस में, ठीक। इसके बाद ये जो, हाँ ये जो डाइवर्जेंस है, इस वाले में से तो आ ही जाता है क्वेश्चन। जैसे आपका जो पहले वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, छोटे छोटे 2 मार्क के, 2.5 मार्क के, उसमें इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। जैसे आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए सिंपल बोल देगा, है ना, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना कि ग्रेडियंट की जगह डाइवर्जेंस वाला लिख दिया, है ना। ये अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसके एक एक सवाल लगा देना, बहुत बहुत सिंपल आते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। ग्रेडियंट के लिए ये होता है आपका, डाइवर्जेंस के लिए ये होता है, एंड कर्ल के लिए आपको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसका आंसर निकालना होता है। तो ये आपको देख के ही जाना है फॉर श्योर, ये तीनों चीज तो, ठीक। इसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम चाहिए होता है आपके मैक्सवेल की इक्वेशंस डिराइव करने के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सम यूजफुल वेक्टर रिलेशंस, ये भी आप देख सकते हो, कुछ वेक्टर के रिलेशंस, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपका पॉइंटिंग थ्योरम। जैसे कि मैंने बोला, पॉइंटिंग थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी हम डिराइव भी करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। इसके सारे अलग अलग फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो बस यही तक था, जो आपको मेनली थ्योरी वाला पार्ट यही से आपको करना है। इसके बाद आपका पॉइंटिंग वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ जाता है। तो एक काम करते हैं, साथ ही साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है, एक बार में समझो, सीधे जाके एग्जाम में आराम से कर सकते हो। 5 मार्क का तो आ ही जाता है ये वाला, अगर आएगा तो, अगर पूरा मतलब डिराइव करने के लिए आएगा तो लंबे क्वेश्चन में ही आएगा। देखो इसको कैसे करते, इजी है ना, देखने में टफ लगता है बट इजी है। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए ना, आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। क्या करना है आपको, 4DE एंड 3VI, इसको आप ऐसे मान सकते हो कि 4 दोस्त थे, ठीक है। 4 दोस्त इंजीनियरिंग के, उनमें से 3 ने वॉल्यूम इंटीग्रल कर लिया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, 4 दोस्त थे इंजीनियरिंग के, उनमें से 3 का क्या हो गया, 3 का वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल से शादी हो गया, ऐसा मान सकते हो। ये क्या है, देखो ये है आपका एक स्टेप वाइज प्रोसेस, जिससे आपको इस पूरे थ्योरम को डिराइव करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है मेरा, सबसे पहले आ रहा है 4। 4 मतलब सबसे पहले आपको लेना है फोर्थ इक्वेशन, है ना, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन लेना है सबसे पहले। फोर्थ इक्वेशन क्या है, अगर आपको याद हो, हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस, ठीक। अब देखो एक चीज, हमको पता है जो हमारा h होता है ना, दैट इज नथिंग बट b बाई म्यू नॉट, ठीक। अब देखो, अगर आप ध्यान से अपना जो पॉइंटिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें देखोगे, तो उसमें हर जगह h है, तो हमको कहीं ना कहीं h लाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जहां पे भी हमारा
बी है उसको हम लोग एच से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मेरा बी यहाँ से क्या आ गया, एच इंटू म्यू नॉट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये बी है, इसको मेरे को हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूंगी, कर्ल ऑफ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, इस चीज को अच्छे से समझना, यहाँ पे अगर मैं कर्ल ऑफ एच लिखती हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं कर्ल ऑफ एच लिखती हूँ और मैं क्या करूंगी, या तो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, मेरे को बस इसको रिप्लेस करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती, म्यू नॉट बाई बी क्या हो जाएगा मेरा, इनफैक्ट हाँ, बी बाई म्यू नॉट क्या हो जाएगा मेरा, एच, है ना। बी बाई म्यू नॉट क्या हो जाएगा, एच, और मेरा बी क्या है, एच म्यू नॉट। हाँ, हाँ हाँ, गॉट इट। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बी को लिख देना है कर्ल ऑफ एच म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं किया मैंने, बी को क्या लिख लिया, एच म्यू नॉट लिख लिया, म्यू नॉट, है ना। इजी लगेगा, डोंट वरी, अच्छे से फॉलो करते जाओ जैसे बोल रही हूँ, ठीक है। डेल ई बाई डेल टी। अब बस यहाँ से मेरा म्यू नॉट से म्यू नॉट चला गया, ठीक है। अब सब कुछ मेरा एच के फॉर्म में आ गया, डन, ठीक है। अब बस एक चीज मैं क्या करूंगी बताए, अब आप ना जो पॉइंटिंग थ्योरम का जो मेन स्टेटमेंट है उसको आप याद रखना, ठीक है। उसको याद रखने से सब हो जाएगा। उसके अगर वो स्टेटमेंट आपको याद है तो उसमें ना क्या आता है, सबसे पहले ये देखो पॉइंटिंग थ्योरम का, हाँ ये देखो, यहाँ पे ना जे आता है सबसे पहले, है ना। एक तो सबसे पहला नोटिस हमने किया कि एच आता है, दूसरा हमने बोला कि जे आता है। अब जे आने की वजह से ना इस जे को इस तरफ लेके आ जाएंगे, बस बस कुछ नहीं, हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। जे को इस तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा मेरा, कर्ल ऑफ एच माइनस एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, डेल ई बाई, डन डन। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, ऐसा ऐसा मत करना, अभी मैं समझाने के लिए फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बोल रही हूँ। सेकंड स्टेप क्या है, डी। डी का मतलब क्या है, मेरे को डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट, डी का मतलब है कि मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगी, किसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, मेरे को डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई लेना है, इसमें ऑफ ई लेना है, ठीक। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लूंगी, सिंपल, ई डॉट जे इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, हाँ, ई डॉट जे, और उस तरफ भी मेरे को लेना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ई डॉट कर्ल ऑफ एच माइनस एप्सिलॉन नॉट तो आ गया मेरा, और इधर हो जाएगा मेरा ई डॉट डेल ई बाई डेल टी, है ना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख लिया। अब बस इस कर्ल को मैं अच्छे से खोल के लिखती हूँ। कर्ल को क्या लिख सकती हूँ मैं, डेल क्रॉस एच, यही होता है मेरा कर्ल, है ना, माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई बाई डेल टी, करेक्ट है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जाना है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, एक सेकंड में एक पेज ले लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, देखो ध्यान से, अब मैं जाऊंगी मेरे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप अगर आप ध्यान से देखो, ई है, क्या है, ई। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है यहाँ पे एक्सपेंशन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंशन। मेरे को यहाँ पे एक एक्सपेंशन लगाना है, मतलब मेरे को यहाँ पे किसी ना किसी एक पार्ट को एक्सपांड करना है। किस पार्ट को करना है, ध्यान से देखो, जो हमारा वेक्टर का एक आइडेंटिटी है ना, वो क्या कहता है, देखो वेक्टर का आइडेंटिटी लगा के हमको इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को मेरे को एक्सपांड करना है। तो वो वेक्टर का आइडेंटिटी मैं साइड में लिख देती हूँ। ये कहता है कि भाई डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, अगर मेरा दो वेक्टर है, दिस इज इक्वल्स टू बी, मतलब डाइवर्जेंस टू कर्ल में जाने का ये होता है माइनस ए कर्ल बी। ये एक वेक्टर का आइडेंटिटी होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये चीज होता है, इजी भी है, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, बी कर्ल है ए कर्ल बी, ठीक। अब ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी, कैसे लगाऊंगी, ध्यान से देखो, मेरा क्या है यहाँ पे, ई कर्ल ऑफ एच है ना, ई कर्ल ऑफ एच है, ठीक है। तो मेरा दो वेक्टर ई और एच हो गया, है ना।
ई कर्ल ऑफ एच ऐसे पकड़ सकते हो, बी और ए को आप ई और एच करके पकड़ सकते हो, ठीक है। यहां से ही अगर मैं क्या करूं, ए कर्ल ऑफ बी को अगर मैं इस साइड में ले आऊं, इस वाले आइडेंटिटी में ध्यान से देखो, इस वाले आइडेंटिटी में अगर मैं ए कर्ल ऑफ बी को इस तरफ ले आऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, बी कर्ल ऑफ ए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, उसको मैंने इस तरफ ले आई, ठीक, ये हो जाएगा। सिमिलरली ए और बी को बस अभी आप चेंज कर लो, किससे, ई और एच से, है ना। तो ई कर्ल ऑफ एच क्या आ जाएगा, ई कर्ल ऑफ एच, ए की जगह ई, बी की जगह एच, ये आ जाएगा मेरा एच कर्ल ऑफ ई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया मेरा। तो बस अब मेरे को क्या करना है, ये ई कर्ल ऑफ एच को इस चीज से रिप्लेस करना है। तो बस मैं अभी अब फिर से मेरा एक्चुअल वो वाला लिखती हूँ, वाला क्या है मेरा, ई सब्सटीट्यूट करती हूँ, ई डॉट जे इज इक्वल्स टू एच कर्ल ऑफ ई, ये वाला लिख रही हूँ मैं, ई कर्ल ऑफ एच की जगह, है ना, एच कर्ल ऑफ ई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया। ई कर्ल एच की जगह मैं ये लिख रही हूँ, ये जो मेरा ई कर्ल एच है, ई कर्ल एच है, इसकी जगह मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। बस बाकी तो मैंने इसको कोई छेड़ा नहीं है, इस वाले पार्ट को, इसको एज इट इज लिख देती हूँ, ई क्या था मेरा, डेली बाई, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या है, ध्यान से देखो, अगला स्टेप में मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को अगले स्टेप में क्या करना है, जो मेरा एच है ना, जो मेरा एच है, एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा डाइवर्जेंस यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हाँ, इतना तक हो गया, ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम मेरे को जाना है अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या है, थ्री, थ्री मतलब मेरे को मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन में जाना है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन में जाना है, मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन में जाना है, ये मेरा फोर्थ स्टेप है। मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या था, डू यू रिमेम्बर, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या था मेरा, दैट वाज करेक्ट, ये था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्चुअली इसको मैंने कहाँ से लिखा, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ध्यान से देखो, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन वहां से लिखते हैं सीधे, ये था ना, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस डेल बी बाई डेल टी। अब बी को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ ना सिमिलरली, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एच चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इसको तो मैंने एज इट इज लिख लिया, इसको क्या कर दूंगी, इस बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, ध्यान से देखो, मैं बी को क्या लिख सकती हूँ, एच इंटू म्यू नॉट, है ना। तो बस मैं बी को लिख लूंगी एच इंटू म्यू नॉट, तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एच इंटू म्यू नॉट, है ना, बाई माइनस, तो यहाँ पे आ गया डेल टी। अब मेरा म्यू नॉट को मैंने बाहर ले लिया, माइनस तो मेरा बाहर आ गया, और मेरा हो गया डेल एच बाई डेल टी। करेक्ट है, ये मैं लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं जाती हूँ मेरे एक्चुअल इक्वेशन में, ये तो मैंने बस मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन लिख लिया। अब इसको मेरे को कहाँ लिखना है, ध्यान से देखो, मैं इसको कहाँ लिखूंगी, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी, जो मेरा कर्ल ऑफ ई है वहां पे मैं इसको लिखूंगी, ठीक है। अब कर्ल ऑफ एच को मैं एज इट इज लिखती हूँ, और मैं कर्ल ऑफ ई को लिखती हूँ, ई डॉट जे, है ना, एच मेरा एज इट इज रह गया, कर्ल ऑफ ई को मैंने क्या लिख दिया, ये वाला पार्ट लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया माइनस, अरे यार इक्वल क्यों दे दिया मैंने, है ना, एच तो वो हो गया, इसको मैंने बस माइनस म्यू डेल एच बाय डेल टी, यही चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे, म्यू नॉट डेल एच बाय डेल, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, डन। इसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, माइनस, है ना। अब ध्यान से देखो, इस डाइवर्जेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस अगर आपको याद है, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच क्या था, इफ यू रिमेम्बर, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच क्या था, ऐसे नहीं लिख सकती मैं इसको, डेल, है ना,
डॉट ई क्रॉस एच, है ना। इसके बाद मेरा जो दूसरा वाला पार्ट वो तो एज इट इज है, इसको मैं अभी के लिए क्या करती हूँ ना, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में। और ये वाला पार्ट तो एज इट इज है, इसमें तो मैंने कुछ छेड़खानी की ही नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, माइनस दिल्ली। भाई मैं ये समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम लगेगा नहीं आपको करने में। ठीक, इतना लिख लिया मैंने, है ना। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन लिया, उठाया, और फिर मैंने अपने एक्चुअल उसमें ये चीज को डाल दिया और डाइवर्जेंस को ऐसे लिख दिया। ठीक, डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि जो हमारा ये है ना एच डेल एच बाई डेल टी है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ डेल बाई डेल टी इंटू एच स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी, ये हाफ है, डिफ्रेंशिएट करूंगी इसको, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ, बस इसको देखो, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो क्या आएगा, हाफ डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी, तो ये 2h हो जाएगा ना, 2h डेल एच बाई डेल टी, ये आ जाएगा ना। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँ, हाफ तो बाहर आ जाएगा, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा 2h देन डेल एच बाई डेल टी, यही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एच डेल एच बाई डेल टी, क्या यही आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो मैं उसको उल्टा करके लिख सकती हूँ ना, अगर मेरा यही आंसर आ रहा है तो मैं उसको उल्टा करके ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बस मेरे को यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है ना, इस वाले पार्ट को, ये जो डेल म्यू नॉट डेल एच बाई डेल टी है, इस वाले पार्ट को, एच डेल एच बाई डेल टी है, इस वाले पार्ट को, म्यू नॉट तो सही रहेगा, एच डेल एच बाई डेल टी को मैं क्या लिख दूंगी, ये वाला चीज लिख दूंगी। क्यों लिखूंगी, क्योंकि मुझे पॉइंटिंग थ्योरम में आना है, इसीलिए इसीलिए मुझे लिखना है ना। एक और चीज सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, ई डेल ई बाई डेल टी को भी मैं ऐसा ही लिख सकती हूँ, हाफ डेल डेल टी ई स्क्वायर, इसको भी अगर आप देखोगे, हाफ तो नॉर्मल आ गया, हाफ ई स्क्वायर का 2e डेल ई बाई डेल टी, 2 से 2 कैंसिल, ई डेल ई बाई डेल टी वही आ गया ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैनिपुलेट करके, करेक्ट। तो बस मैनिपुलेशन से मैं ये लिख सकती हूँ, मैनिपुलेशन से मैं ये वाला पार्ट लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो बस अब मैं फिर से अपने उसमें आ जाती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक, अब मैं फिर से लिखती हूँ मेरा जो इक्वेशन था, ई डॉट जे इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगी, माइनस म्यू, तो मेरा एज इट इज है, करेक्ट। एच डेल एच बाई डेल टी को मैंने लिख दिया, ये वाला पार्ट है ना, हाफ, हाफ को मैं इधर भेज दू, टू, हाफ को मैंने इधर भेज दिया, हाफ, और क्या आ रहा है मेरा, डेल बाई डेल टी इंटू एच का स्क्वायर, करेक्ट, ये वाला लिख लिया मैंने। इसके बाद मेरा क्या आ रहा है, माइनस डेल ई क्रॉस एच, ई क्रॉस एच आ रहा है ना। अब ई क्रॉस एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, अच्छा एक चीज आपको पता है, इनफैक्ट डेल ई क्रॉस एच को तो इजी इजी लिख देती हूँ मैं, मेरा जो दूसरा वाला और एक टर्म है, और एक टर्म क्या है मेरा, और एक टर्म मेरा यही ना, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगी, डेल ई क्रॉस एच, इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, इस वाले पार्ट को देखो, ई डेली बाई डेल टी, इसको मैं चेंज करूंगी फिर, है ना, ई डेली बाई डेल टी इसको मैं चेंज करूंगी, ये लास्ट वाला टर्म को ला रही हूँ मैं सामने, है ना, माइनस एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज बाई 2 आ जाएगा एक, है ना, क्यों, ये वाला 2 आ गया, और डेल ई का स्क्वायर बाई डेल टी, करेक्ट, ये आ गया मेरा, है ना, माइनस, ये तो मैंने एज इट इज, ये सेकंड वाला जो टर्म था इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, ये डाइवर्जेंस वाला जो था इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको क्लियर है, क्लियर है, आई होप कि इतना तक क्लियर है आप सबको, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, अभी हम लोग ना ऑलमोस्ट मतलब एंड पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। अब हमको लास्ट स्टेप लगाना है, जिसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, लास्ट स्टेप है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अभी आखिरी में मेरे को क्या करना है, फिफ्थ पार्ट जो है उसमें मेरे को वी आई वॉल्यूम इंटीग्रल करना है, मतलब कि मेरे को इंटीग्रेट, इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेट इक्वेशन, मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रही हूँ, इक्वेशन 1 थ्रू आउट वॉल्यूम, बस वॉल्यूम इंटीग्रल लगाना है आपको, मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वॉल्यूम इंटीग्रल लगा देना है।
ई डॉट जी आपको बस इंटीग्रेट करना है थ्रू आउट द वॉल्यूम, है ना, माइनस आप क्या करोगे इसमें डेल बाय डेल टी को इस दोनों पार्ट से मैं डेल बाय डेल टी को कॉमन ले सकती हूँ ना, तो मैंने इस वाले पार्ट के लिए डेल बाय डेल टी को कॉमन ले लिया, है ना। कॉमन लेने के बाद मैंने पूरा इंटीग्रेट कर दिया इसको म्यू एच स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा है ना, डेल बाय डेल टी ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। इसमें भी है डेल बाय डेल टी, इसमें भी है डेल बाय डेल टी, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, म्यू एच स्क्वायर बाई 2, है ना। तो म्यू एच स्क्वायर बाई 2 बचा मेरा यहाँ से, और क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया प्लस हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये आ जाएगा मेरा क्या, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। करेक्ट है ना। और क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रही हूँ तो डीवी आ जाएगा मेरा, करेक्ट है। ठीक, इसके बाद क्या करूंगी मैं, माइनस माइनस फिर से इंटीग्रेशन वी, है ना, और ये वाला बस ये वाले पार्ट के लिए, ठीक है, माइनस वी, और ये तो मेरा एज इट इज आ जाएगा ई क्रॉस एच डी। अब बस एक चीज चेंज करना है यहाँ पे, वो क्या है पता है, इस डीवी को, इस वाले पार्ट को बस थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप ध्यान से देखो पूरा ऑलमोस्ट आ गया है हमारा, बट ये हमारा जो फॉर्मूला है ना उसमें लास्ट में ना, ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो ई क्रॉस एच डी एस है। अब उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग करेंगे इससे, ये रहा हमारा, इससे देखो, ये डाइवर्जेंस थ्योरम से करेंगे। जब भी हमको वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है v डॉट ए डीवी को हम लोग इसको आराम से सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं ए डी एस करके, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब भी हमको, जैसे मान लो ये मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल है डेल डॉट ए, है ना, ठीक है, डीवी, इसको जब भी मेरे को कन्वर्ट करना है सरफेस इंटीग्रल में, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये जो भी मेरा ए होगा डेस, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस लास्ट वाले टर्म को बस करी हूँ, बाकी सब मेरा सेट है, हो गया, बस इस लास्ट वाले टर्म को करी हूँ, तो मेरा जो ये टर्म है क्या है, ये है मेरा डेल डॉट ई क्रॉस एच, है ना, तो डेल डॉट, और दूसरा वाला क्या है, ई क्रॉस डी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको अगर मेरे को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, ये ए वेक्टर आता है ना, ये ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, ये है, ये डेल ये है ना, तो ये पूरा क्या है मेरा ए वेक्टर है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई क्रॉस एच, करेक्ट। बस यही करना है आपको, इस वाले जगह को, इस वाले को आपको लिखना है एस, है ना, ई क्रॉस एच डी एस, ठीक, बस इसको आपको ये लिख देना है, देन यू आर डन, योर पॉइंटिंग थ्योरम इज प्रूफ। आई नो मैंने अभी समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, क्योंकि समझना जरूरी है, ये 5 स्टेप पे अगर आप करोगे थोड़ा बड़ा है, आसानी से हो जाएगा, बस आपको पहले फोर्थ इक्वेशन लाना है, फिर डॉट प्रोडक्ट इसे करना है, एक आइडेंटिटी लगाना है, फिर मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन लेना है, और फिर वॉल्यूम इंटीग्रल करना है। बीच में बस एक ही दो मैनिपुलेशन है, एक तो जहां जहां पे आपका बी है वहां पे आपको एच के साथ खेलना है, मतलब बी इक्वल टू एच म्यू नॉट कर देना है, और तीसरा एक मैनिपुलेशन लगाया था हमने कि ये वाला किया था, है ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला के साथ मैच करना है, जो पॉइंटिंग थ्योरम का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, एच स्क्वायर ई स्क्वायर ऐसे टाइप का है, इसको लाना था, इसलिए हमने इस मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया था। दैट्स इट, वेरी इजी, एक दो बार अगर अच्छे से देख लोगे, कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, एक दो बार जरूर करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेटअप कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा हमको क्या बोलता है कि हमारा जो चार्ज है, वो चार्ज क्या है, वो कंजर्व्ड है, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें भी आप फोर्थ इक्वेशन को लोगे, है ना, मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन को लोगे, दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, है ना, यही होता है। अब आपको क्या करना है, आपको डाइवर्जेंस लेना है, ये इससे
इजी है। आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस लेना है दोनों तरफ, है ना। तो आप डाइवर्जेंस अगर ले रहे हो तो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको लेना है डाइवर्जेंस, हाँ, डाइवर्जेंस ऑफ, अब बस डाइवर्जेंस को ना पूरा घोल दो, मतलब अंदर डाल दो। अब अंदर डालोगे तो क्या होगा, म्यू नॉट तो वो है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, डाइवर्जेंस ऑफ जे आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये हो गया मेरा डाइवर्जेंस ऑफ ई, है ना, डाइवर्जेंस ऑफ, इनफैक्ट ये भी आ गया नीचे, कहाँ गया, इनफैक्ट यहाँ से, अरे इनफैक्ट यहाँ से मेरा म्यू नॉट आया, एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है। डेल बाई डेल टी को भी मैं ले आई, और डाइवर्जेंस को मैंने अंडर डाल दिया ई से, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इस डाइवर्जेंस को बस इधर इधर दोनों तरफ मैंने क्या किया, डाल दिया बस, है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डाइवर्जेंस को, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, एक आइडेंटिटी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा जीरो होता है। अगर डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों आ रहे हैं तो ये इस चीज का जो आंसर आएगा ना वो जीरो आएगा, तो जीरो इज इक्वल्स टू दिस आता है, ठीक। अब क्या करोगे आप, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, अब देखो, ये मेरा, अच्छा दोनों तरफ से मैं अभी म्यू नॉट को कॉमन ले सकती हूँ ना आराम से, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये मेरा आ गया डाइवर्जेंस ऑफ जे, है ना। प्लस अब ध्यान से देखो, म्यू नॉट तो मेरा कॉमन आ गया, मैंने म्यू नॉट को क्या किया, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, है ना। ये प्लस के बाद ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ये हाँ ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया, इस म्यू नॉट को, ये यहाँ पे था, म्यू नॉट को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन ले लिया तो डाइवर्जेंस जे प्लस एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो, डाइवर्जेंस ई को मैं क्या लिख सकती हूँ, डाइवर्जेंस ई मेरा क्या होता था इक्वेशन से, अगर आपको याद हो, डाइवर्जेंस ई होता था मेरा रो बाई वो रो बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो मैं क्या करूंगी, रो बाई एप्सिलॉन नॉट लिखूंगी, और इधर मेरा डेल बाई डेल टी है ना। तो मैं डेल बाई डेल टी को कहाँ लिखूं, एक काम करती हूँ, ये जो मेरा डाइवर्जेंस ई है दैट इज रो बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर लेके आ जाती हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, है ना, डेल बाई डेल टी, और ये मेरा रो आ गया, ठीक है। डाइवर्जेंस ई क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इस बाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने इधर ले आई, है ना। तो ये दोनों कट कट गए, ठीक है, डेल बाई डेल टी एज इट इज, और ये रो आ गया इधर, ठीक है। समझ में आ गया, डाइवर्जेंस ई को मैंने इससे रिप्लेस किया, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट चला गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है, डेल रो बाई डेल टी, ये बच रहा है मेरा, ठीक। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, दिस इक्वल्स टू जीरो, तो भाई म्यू नॉट मेरा कॉमन में था, तो ये इधर से जाके जीरो हो जाएगा ना, ये इधर जाके, क्योंकि म्यू नॉट मेरा कॉमन में था, ये इधर से जाके जीरो हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई दिस है ना, इक्वल टू जीरो, तो म्यू नॉट मेरा जीरो हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या लिखूंगी, काम करते उसको नीचे ले लेते हो थोड़ा सा, है ना। हाँ, अभी मैं इसको क्या लिखूंगी, म्यू नॉट तो मेरा चला गया, तो मेरा आ गया यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस बाई डेल टी इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। क्या ये आ गया, ध्यान से देखो, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये जो मेरा इक्वेशन बना ना, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है ना, वेरी इजी, ये बहुत ज्यादा इजी है, सीधे मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन उठाना है आपको और कर देना है, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद एक और है, प्रूफ दैट द स्पीड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये काफी बार पूछा गया है। देखो एक चीज हमको पता है,
दो फॉर्मूला हम पढ़ के आते हैं। वो दो फॉर्मूला क्या है? एक तो हमको पता है कि भाई वेव का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, v इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन, है ना। और एक चीज पता है, फ्री स्पेस में जो मेरा स्पीड होता है वो कितना होता है, 1 बाई, ये फ्री स्पेस में है ना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है मेरा। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली समझा दे रही हूँ, है ना। अब डाइलेक्ट्रिक की बात हो रहा है, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है मेरा, देखो एक चीज यहाँ से समझो, जो मेरा म्यू और एप्सिलॉन है, इसमें म्यू का मतलब क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, है ना। और एप्सिलॉन का मतलब होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इनका मीनिंग। ठीक है, म्यू इज नथिंग बट म्यू आर इंटू म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब अगर मैं इस चीज का अगर इस्तेमाल करूँ, एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेती हूँ। हमारे पास दो चीज है, एक तो है हमको पता है कि फ्री स्पेस में हमारा जो स्पीड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज होता है, नॉर्मल वेव स्पीड जो होता है वो कितना होता है, म्यू इंटू एप्सिलॉन, विच इज नथिंग बट म्यू इंटू एप्सिलॉन को अगर मैं एक्सपैंड करूं, दिस इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है? अब अगर मैं सिर्फ इसको अलग कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इसको लिख लूँ मल्टीप्लाइड बाय म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर लिख दूँ। ठीक है, तो 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये वाला पार्ट, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू सी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू सी। तो मैं इसको क्या रिप्लेस कर सकती हूँ विथ सी, कर सकती हूँ ना, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैं सी से क्या कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ। करेक्ट? तो मैंने इसको क्या लिख दिया, सी बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये v के बराबर हो गया। अब डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है ना, जो मेरा म्यू आर होता है, जो मेरा म्यू आर होता है दैट इज लगभग इक्वल्स टू 1, और जो मेरा एप्सिलॉन आर होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। मतलब कि अगर मैं इसको 1 पकड़ू, म्यू आर को अगर मैं 1 पकड़ू, मतलब कि मेरा ये म्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं, नीचे सिर्फ एप्सिलॉन आर बच रहा है, और एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा है, मतलब रूट ऑफ एप्सिलॉन आर भी 1 से बड़ा होगा, मतलब ये नीचे वाला टर्म क्या है, 1 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब इस चीज से हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो मेरा v है, v जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो c से हमेशा छोटा होगा। v जो है वो c से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म क्या है, 1 से बड़ा है ना। नीचे वाला टर्म अगर 1 से बड़ा है तो ओवरऑल टर्म क्या होगा, छोटा होगा। ओवरऑल टर्म क्या होगा, ओवरऑल टर्म छोटा होगा। अगर नीचे वाला टर्म बड़ा है तो ओवरऑल टर्म छोटा होगा। इसका मतलब जो v है वो क्या होगा, मेरा जो फ्री स्पेस में जो स्पीड है उससे हमेशा कम होगा, है ना। तो इससे हम लोग ये चीज प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको ही अच्छे भाषा में लिख देना, बाकी मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। जो मेन पार्ट था, मेन पॉइंटिंग थ्योरम का है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया है। बस आपको अभी अच्छे से इनको ही अच्छे से करके जाने हैं। मैक्सवेल की इक्वेशंस के डेरिवेशंस अच्छे से आपको देख के जाने हैं। ठीक है, फिर आपका कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसको भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या फॉर्मूला यूज में आएगा, है ना। उसको भी आपको करके जाना है, जैसे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल हो गया, है ना। इनका बस दो वेक्टर दे देंगे और उनका कर्ल निकाल लो, डाइवर्जेंस निकाल लो, ग्रेडियंट निकाल लो, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बस इतना ही है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ठीक एग्जाम के ठीक पहले देख रहे हो तो बस ये वीडियो देख के चले जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी, है ना। इन सब में से कुछ क्वेश्चंस तो कॉमन डेफिनेटली आने वाले हैं, मैं लिख के दे रही हूँ। बस एग्जाम में जाओ एंड बस अच्छे से मचा के आओ एग्जाम, है ना। चिंता मत करो, बढ़िया जाएगा एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट।